अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। कृषि रेडियो स्कॉस कश्मीर 89.6 FM, द ऑफिशियल रेडियो ऑफ स्कॉस कश्मीर। मेरा नाम खुशबू है। उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुमन ज़रात से देख रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर, जिसको हम कॉमनली लीफ माइनर भी कहते हैं। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है जो लीफ माइनर है, कश्मीर में, साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा ये पेस्ट प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए, इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमने आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मुदस्सिर गनी भट्ट। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी। इनसे हम बात करेंगे इस पेस्ट के रिलेटेड, और भी इंफॉर्मेशन जानेंगे कि ये क्या है, लीफ माइनर क्या है, ये कैसे आता है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो आए डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो है कि ये लीफ माइनर होता क्या है, और जो कश्मीर के फार्मर्स हैं उनको कैसे इसके साथ कंसर्न होना चाहिए। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर ये पेस्ट यहाँ पहले नहीं था। जी ये इन्वेसिव पेस्ट है, मतलब ये बाहर का इंसेक्ट पेस्ट है। जी। तो कश्मीर वैली में तकरीबन 2020-21 से नमूदार हो गया है। तो उसके बाद पहले ये जैसे बताया आपने साउथ कश्मीर एरिया में था, तो उसके बाद अब ये पैन कश्मीर हो गया है। जी ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली आर इन्फेस्टेड विद दिस एट दिस टाइम। तो पूरे कश्मीर में इस टाइम है ही। जी तो बेसिकली इट इज, ये एक इंसेक्ट पेस्ट है। जी ये एक कीड़ा है। जी जी तो कीड़ा ऐसा होता है, इसका अपना एक बिहेवियर होता है डैमेज करने का। इसका लाइफ साइकिल होता है। फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे दूसरे कीड़े होते हैं। सही। तो इसका जब सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की बात करेंगे, 15 अप्रैल के बाद बाद जब यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है, तो उसी के साथ इसका ये एक्टिवेट हो जाता है। जी तो उस टाइम तक ये तकरीबन ये ओवर विंटरिंग स्टेज में होता है। प्यूपल स्टेज जो उसका ओवर विंटरिंग स्टेज है। जी फार्मर्स के लिए बताना चाहिए, यह गोच बनावान सफेद कलर गोच कुलियन ट्रंकस पे गोड़न पे या लीफस पे तो तम पे 15 अप्रैल ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ान तो यह गसान एक्टिवेट तो अम पे नान पे अडल्ट, मतलब पूपर नान अम पे। तो फिर वो जो अडल्ट है वो एग लेइंग करते हैं। जी जी तो एग लेइंग के बाद उस ये जो ये एग अंडर सरफेस ऑफ लीफ होता है, जो पत्ता होता है, पत्ते की नीचे साइड से इसका एग होता है। तो वो तकरीबन 7 डेज में, 7 to 10 डेज में हैच हो जाता है फिर। तो वहाँ छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, वो भी अंडर साइड लीफ के नीचे हिस्से से होता है। तो पहले तकरीबन हमको तकरीबन 7 to 10 डेज तक पता नहीं चलता है कि इसमें लीफ माइनर का अटैक हो चुका है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट के बहुत छोटे कीड़े होते हैं। वो बार को नीचे, इसको लीफ को नीचे से स्क्रैपिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं उसमें। उसके बाद तकरीबन 7 to 10 डेज के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें ब्लॉचेज आ गई है। तो सर्कुलर ब्लॉच बनाता है। तो फिर वो ऊपर से जो लीफ का अपर वाला पार्ट है, वहां से हमें पता चल जाता है कि इसमें लीफ माइनर का अटैक हुआ है। तो वो भी वो जो माइन इसकी होती है, सर्कुलर माइन होती है। तो वो पहले छोटा होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा शक्ल इख्तियार करता है, और जब हमें पता चल जाता है कि ये इसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो चुका है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि ये हमारा नेटिव पेस्ट नहीं है, ये जी। इन्वेसिव पेस्ट है। तो आप मुझे बताएं, और रिसेंटली आपने बोला 2023 के आसपास ही ये आया है। यस यस। तो क्वारंटाइन सिस्टम क्या हमारा इतना अपग्रेड या स्ट्रांग नहीं है, ये कैसे आया। जी, आप देख लीजिए, आपने बताया कि ये इन्वेसिव पेस्ट है, मतलब ये यहाँ का लोकल पेस्ट नहीं है, आया बाहर से। अब बाहर से कैसे आ गया, मतलब इंडिया की एक अपनी मतलब पॉलिसी है, क्वारंटाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें कहीं पे कोताही हुई है। जो प्लांटिंग मटेरियल बाहर से आ रहा है, पर्टिकुलरली जो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, जो हमारे इटली से यहाँ प्लांटिंग मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मे भी ये उसी के साथ आ गया। पहले पहले ये हमने मतलब वहाँ पे रिपोर्ट किया था, जो जैनपोरा में हाई डेंसिटी शोपियान में है, तो वहाँ पहले देखा गया था। फिर उसके बाद जो उसके एडजेसेंट एरियाज है शोपियान में, जैसे जैनपोरा लोकल, बाबापोरा, फिर वची एटसेट्रा, तो उस वो एरिया इसमें पूरे कवर हो चुके हैं। तो ये मतलब आपने सही कहा कि इसमें क्वारंटाइन ब्रीच हुआ है। तो दैट इज वाई कि ये मतलब यहाँ पे कश्मीर में आ गया है। तो क्वारंटाइन में ही कहीं कोताही हुई है। उसमें एक्चुअली क्वारंटाइन में हमें फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही हुई है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ तक कश्मीर में आ गया है। जी डॉक्टर साहब, ये लीफ माइनर अभी कश्मीर में कितना कॉमन है, क्या है पहले से अब ज्यादा हो गया अगर 2023 से हम देखेंगे अभी तक।
आप देख लीजिए, सबसे पहले जब ये 2021 उसके बाद तकरीबन 2022-2023 में पीक पे था ये। और पर्टिकुलरली जो साउथ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम, वहाँ पे उस टाइम बहुत हैवी इन्फेस्टेशन थी। क्योंकि हमने एक उसमें सर्वे की थी, हमारा जो AICRP बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर है अलॉन्ग विद ICAR NBR, हमने सर्वे की थी। उस टाइम कुछ आर्चर्ड्स में हमने हैवी इन्फेस्टेशन देखी। तो उसमें तो फिर उसके बाद ये लेकिन चारों डायरेक्शन फैल फैल गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस टाइम ये पूरी कश्मीर में है। लेकिन जब अब अवेयरनेस की बात यहाँ पे आ रही है, जिन फार्मर्स को पूरी अवेयरनेस है इस इंसेक्ट पेस्ट के बारे में कि इसको कैसे मैनेज करना है, किस टाइम पे मैनेज करना है, कौन से टूल्स, कौन से मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमें अपनाने हैं, तो उनके लिए अब ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम अगर आप देखोगे नॉर्थ कश्मीर एरिया, बारामूला, कुपवारा, उस टाइम इस टाइम उन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। सुकास्टिकी डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगेंस्ट दिस एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर। तो उनको अब पता चल रहा है कि ये कोई नया कीड़ा है, जिससे मतलब इसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ साउथ कश्मीर एरिया में एज ऑफ नाउ इस टाइम उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये भी अब वहाँ पे भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा, जब फार्मर्स को पता चल जाएगा कि उसको कौन से वेज एंड मीन्स है जिससे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी डॉक्टर साहब, इसके कोई अर्ली सिम्टम्स हो गए जो फार्मर जो है पहले देखेगा तो उसको लगेगा कि लीफ माइनर हो गया है, वही अर्ली सिम्टम्स? सबसे पहले देखिए, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि 15 अप्रैल के बाद हमें ये मतलब शुरू हो जाता है, इसमें कि इसके अडल्ट्स निकल जाते हैं। हमने सुकास्टिकी ने फेरोमोन ट्रैप्स बनाए इसके लिए, तो वो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए ही यूज होते हैं। उसमें एक ल्यूअर होता है, एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये इसका जो अडल्ट है वो अट्रैक्ट हो जाता है। उसका मतलब कि अडल्ट इमरजेंस अब शुरू हो चुकी है, तो फार्मर्स को उसी टाइम पे इसका मैनेजमेंट करना है। उसी टाइम पे इमीडिएटली जब उसको पता चल जाएगा कि इसमें अडल्ट्स निकलने शुरू हो गए, अडल्ट्स निकल जाएगा, अभी एग करेगा तो उसको लार्वल स्टेज आ जाएगा, जो डैमेजिंग स्टेज है, जिससे हमें प्रॉब्लम है। तो फार्मर्स को अब देखो, दूसरा यहाँ पे दूसरी बात यह है कि इट इज मल्टी वोल्टाइल। इस इंसेक्ट पेस्ट की मल्टीपल जनरेशंस है, तकरीबन 4 to 5 जनरेशंस कश्मीर वैली में इसकी होती है। तो अगर आपने पहली जनरेशन में इसको कंट्रोल किया, इसको मैनेज किया, तो आपको जो अगली फिर मंथ से आपको सेफ रहेंगे। तो यही स्ट्रेटजी हमें रहनी चाहिए कि पहले आपने फेरोमोन ट्रैप्स आप यूज कीजिए मॉनिटरिंग के लिए। जब आपको लग रहा है कि आपके आर्चर्ड में, आपके आसपास में ये इसकी इन्फेस्टेशन है, आप इमीडिएटली इसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कीजिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो मैनेजमेंट मेजर्स है उसके लिए कम्युनिटी अप्रोच होना चाहिए। ये कम्युनिटी बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फार्म, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट है, ये फ्लाई करता है, एक आर्चर्ड से दूसरे आर्चर्ड में जाएगा, तो चारों डायरेक्शन से जा सकता है। तो एक फार्मर ने किया, उसके आसपास और भी जो फार्मर्स है वो नहीं करेंगे, तो उनको उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कम्युनिटी अप्रोच होना चाहिए। जितने भी मतलब एक गांव में जितने भी फार्मर्स हैं, तो उनको सबको इकट्ठे इसका मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि मतलब वो खुद भी सेफ रहे, उसके आसपास जो बाकी आर्चर्ड्स हैं वो भी ठीक रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर लीफ माइनर को हम कंट्रोल ना करें कुछ टाइम तक, यील्ड पे और क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा? जी, आप देख लीजिए, मैंने बताया आपको कि ये मल्टी वोल्टाइल है, मतलब इसकी मल्टीपल जनरेशंस है। पहले अगर आप पहले जनरेशन की बात करोगे, आपको उस टाइम पे एक लीफ पे 1 or 2 या 3 ब्लॉचेस मिलेंगे। दूसरी जनरेशन में 5-6 आपको ब्लॉचेस मिलेंगे, और चौथी जनरेशन में आपका पूरा लीफ डैमेज हो जाएगा। आपको लगेगा पूरा ये ट्री जला हुआ है, आप उसमें मतलब फिर कुछ निकलेगा ही नहीं आपका। डेफिनेटली इट इज हैविंग रिलेशन विद द यील्ड ऑफ द दिस ट्री, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो गजा जो बनता है वो लीफ से ही बनता है। जब आपका लीफ ही डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी, उससे आपका इस सीजन का भी यील्ड कम हो जाएगा, और अगले सीजन जो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी उस पे भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि कंट्रोल के तो बहुत सारे ऑप्शन, जैसे केमिकल, ट्रेडिशन, आप उनको थोड़ा एक्सप्लेन करें। यस, मतलब फार्मर्स के लिए ये हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। मतलब आप एक ही मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मत कीजिए, आप सीधे, हम यहाँ फार्मर्स क्या करते हैं कि सीधे केमिकल स्प्रे करते हैं, उसी पे रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच अपनाइए। जैसे उसमें सबसे पहले है कल्चरल कंट्रोल। जब ये तकरीबन 15 सितंबर के बाद ये प्यूपेशन करता है ट्री ट्रंक पे या लीव्स पे भी बैठता है, तो कुछ फार्मर्स को हमने देखा वो स्क्रैपिंग करते हैं,
जो प्यूपे है वहाँ पे वो सफेद कलर का सफेद गोश्त बना हुआ है, तिम साफ करा पत उसको उससे भी पॉपुलेशन थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। या दूसरा इसमें यह है कि अगर आप स्क्रैपिंग नहीं करोगे 15 सितंबर के बाद आप बरलैपिंग कर सकते हो। जो ट्री का ट्रंक है उसमें आप जो गनी क्लॉथ है बोहर टाट आसान तिम थवन तथ ट्रंकस वलित क्या यह कर प्यूपेशन तथ पे उसको वहां पे जगह मिल गई, ये उसी पर बैठेगा। उसके बाद आप अक्टूबर में नवंबर में आप उसको रिमूव कर सकते हो, वो प्यूपे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट, जब आपने हार्वेस्टिंग की एप्पल की हार्वेस्टिंग, उसके इमीडिएटली आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटजी शुरू करनी है। तो ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए तकरीबन मैंने बताया 15 अप्रैल के बाद उस टाइम आप फेरोमोन ट्रैप्स लगाइए। फेरोमोन ट्रैप्स का दो पर्पज है, एक है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये पेस्ट कब आ गया तो मुझे किस टाइम मैनेजमेंट करना है। दूसरा इसका है मास ट्रैपिंग एंड मीटिंग डिस्ट्रप्शन। 1 ट्रैप पर कनाल आप लगाइए, उससे ये कि जो मतलब पॉपुलेशन पूरी ट्रैप हो जाएगी, उससे कि न्यू जनरेशन उसमें नहीं आ जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद आप वहाँ पे नीम ऑयल भी कर सकते हो। नीम ऑयल एक महफूज एक दवाई है, तो बिल्कुल सेफ है, उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोई नहीं, ह्यूमन इम्पैक्ट कोई नहीं है, नॉन टारगेटर्स पॉलिनेटर्स के लिए बिल्कुल सेफ है। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उसमें उसकी वो रिपेलेंट भी है, एंटीफीडेंट भी है और टॉक्सिक भी है, तो उसका स्प्रे हम कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन पे ही। तो और बायोपेस्टिसाइड जैसे मेटाराइजम एनाइसोपली है, तो वो भी अच्छा इफेक्टिव इसमें है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मतलब इन केस कोई फार्मर उसको स्किप हो गया, वो नहीं कर पाया, मतलब जो मैंने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपको बताई वो नहीं कर पाया किसी रीजन की वजह से, तो वहां पे लगेगा उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ही कैन गो फॉर केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में जैसे आपका हमारा ये है क्लोरेंट्रेनिपॉल यूज कर रहे हैं, और या थायोमिथेक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन है, तो या इमिडाक्लोप्रिड प्लस लेमडासाइलोथ्रिन है, या लेमडासाइलोथ्रिन है। केमिकल कंट्रोल हमारा लास्ट ऑप्शन, मतलब फार्मर्स को ये एक मैसेज है कि हमें अपने आप को भी सेफ रखना है, जो हम पैदावार बना रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं वो भी सेफ होने, वो भी महफूज फील करनी चाहिए। नहीं हमारा जो प्रोड्यूस है एप्पल का, ये बिल्कुल विदाउट एनी टॉक्सिक रेसिड्यूज, ये फ्री ऑफ एनी कंटेमिनेशन वगैरह है, तो हमारे माहौल को भी साफ रखना है। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखनी है कि हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच करना चाहिए, और केमिकल कंट्रोल हमें लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जी। केमिकल की हम बात कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली शोपियान में क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ फंजीसाइड कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे किया और हमारा प्रीमेच्योर एप्पल फॉल वहां पे हो गया, फ्रूट फॉल हो गया। जी। क्या रीजन हो सकता है केमिकल्स वहां पे रीजन? यस, आप देख लीजिए, हमें भी मतलब कई कई मतलब फार्मर्स कभी कॉल करते हैं या प्रोग्रामर्स भी होते हैं, वो वहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम मिक्सिंग करेंगे, मतलब एक इंसेक्टिसाइड दूसरी इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करना, या एक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करना, या इंसेक्टिसाइड वो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स करते हैं, तो दैट में एट सर्टेन टाइम्स दैट में प्रूव फैटल डेट्रीमेंटल। उससे हो सकता है कि यहाँ रिएक्शन हुई हो, तो उसकी वजह से मे बी दैट मे बी द काज ऑफ, ऐसे नहीं कह सकता हूँ मैं विदाउट मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए। तो मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि फार्मर्स खुद ही जैसे इंसेक्टिसाइड्स को या पेस्टिसाइड्स को मिक्स कर देते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। डॉक्टर साहब, अगर कोई फार्मर अपने ऑर्चर्ड को देख रहा है, उसको दिख गया कि यहाँ पे लीफ माइनर हो चुका है, कुछ ऐसा वो क्या करे जो तुरंत ही वो कर सकता है वहां पे? अब ये यहाँ बात आ रही है कि मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उसके ऑर्चर्ड में कितनी पॉपुलेशन है। अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब डैमेज ज्यादा हुआ है, तो इमीडिएटली ही कैन गो फॉर केमिकल कंट्रोल, उसको केमिकल करना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि नहीं पॉपुलेशन, उसने फेरोमोन ट्रैप्स लगाए, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, नीम ऑयल या जो बायोपेस्टिसाइड से भी बता रहा था मेटाराइजम एनाइसोपली, उससे भी मैनेज हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, और एक चीज है, जो लीफ माइनर है, कुछ वो जैसे माइंस जैसे बनाते वो हमें लीफ पे दिखता है क्लियर, और कुछ ऐसा होता है जो बड़े बड़े ऐसे पैचेस जैसे होते हैं। आप हमें बताएं दोनों में क्या डिफरेंस? आप देख लीजिए कि मतलब मैंने बताया कि ये मल्टीवोल्टाइन है, इसकी मनी जनरेशन है। पहली जनरेशन में 1 और 2 ब्लॉचेस बनाएगा, दूसरे में हो जाएंगे मल्टीपल ब्लॉचेस हो जाएंगे, और तीसरे में पूरा लीफ नहीं दिखेगा आपको, वो पूरा लीफ आपका कवर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसमें पूरी अब जगह नहीं रही है, पूरा लीफ डैमेज हो चुका है, तो इसमें मल्टीपल ब्लॉचेस है। अब दूसरा लीफ माइनर जो यहाँ हमारा नेटिव है, उसको कहते हैं सर्पेंटाइन लीफ माइनर। इसमें जो लाइनस वगैरह है वो दैट इज नॉट ए बड़ा मेजर इंसेक्ट पेस्ट नहीं है, तो उसको इजीली मैनेज हो जाता है। जी।
डॉक्टर साहब कोई नई रिसर्च या कोई रेजिस्टेंट वैरायटीज जी, जी। इसके अगेंस्ट? इसमें भी जो स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वैरायटी, उसमें डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी उस पे रिसर्च कर रहा है। और दूसरा जो इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम वी आर यूजिंग दिस ट्राइकोग्रामा एगपैरास्टोइड्स। हमारी जो बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब है उसमें रिसर्च हो रहा है। ट्राइकोग्रामा कैकोसी एक स्पीशीज है विच इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट दिस एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर। इसमें जी। भी रिसर्च हो चुका है, तो वो अच्छा इसमें मतलब मैनेजमेंट दे रहा है। और भी नए नए मॉलिक्यूल्स है जैसे बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स, उन पे भी काम हो रहा है विच कैन बी मोर इफेक्टिव अगेंस्ट दिस एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर। काम जी। हो रहा है कंटिन्यूसली। सर कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे जो भी अभी लाइफ साइकिल चल रहा है इस पेस्ट का, कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे फार्मर्स को कि इस टाइम पे हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे? जी, देखो जिन फार्मर्स ने पहले ही इसके मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज किया, हम क्योंकि सर्वे पे भी बीच बीच में जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका अगर पता है कि हमें कंट्रोल में है लीफ माइनर, ऑलरेडी उनने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी उसमें की है मई के महीने में, अब जून भी खत्म हो गया, तो उनके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा है कि जिन आर्चर्ड्स में जिन फार्मर्स को एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम है, वो इज रिलेवेंट कि पॉपुलेशन लोड कितना है। अगर उनको लग रहा है कि उनके आर्चर्ड्स में एप्पल ब्लॉच लीफ माइनर की हैवी इन्फेस्टेशन है, जी जी। तो वो जो केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। तो अगर उनको लग रहा है कि नहीं मतलब पॉपुलेशन बिल्डअप उतना नहीं है, जो अदर वेज एंड मीन्स है उनसे भी वो मैनेजमेंट कर सकते कर हैं। सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज फार्मर्स के लिए ये है कि केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल, केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, आपको पता है कि उससे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। एबी सिक्किम्स का भी एक रिपोर्ट बिल्कुल। आया था कि उससे मतलब वो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन्स पे, एनवायरमेंट पे भी। तो उनका कम से कम इस्तेमाल करें, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच अपनाइए, और दूसरा ये कम्युनिटी लेवल अप्रोच अपनाइए। तो उससे हमारा माहौल भी साफ रहेगा, तो हमारा जो एप्पल की प्रोडक्शन उसमें भी इजाफा हो जाएगा। और जो मैंने बताया आपको, जो एप्पल खाने वाले लोग हैं या बाकी हमारे फ्रूट सब्जियां जो खाने वाले लोग हैं, वो भी अच्छे से उनको एक्सेप्ट करेंगे कि इट इज़ फ्री ऑफ एनी टॉक्सिक रेसिड्यूज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका वेरी बहुत शुक्रिया। आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस मच। प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।